नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत अवतार सिंह पास, जिसकी रचना सबसे खतरनाक, इसके बारे में देखेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। इसका दूसरा वीडियो और भी है, उनको भी आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम इस पाठ के माध्यम से क्या क्या चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। तो पहला, आपके पास स्लाइड के रूप में ये नोट्स मिलेंगे। दूसरा, व्याख्या किया जाएगा, व्याख्या। तीसरा, व्याख्या करने के बाद सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, जिसमें रस, छंद, अलंकार वगैरह सब आएगा। चौथा, आपके पास जो अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न हैं उनका उत्तर भी दिया जाएगा प्रश्न के साथ साथ। और पांचवा, विषय वस्तु पर आधारित जो पाठ के पीछे प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। यानी लगभग सब चीज़ें आपको मिलेगा, कहीं और पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही वीडियो में आपको सब मिलेगा। साथ ही साथ जो व्याख्या रहेगा, उस व्याख्या का पूरा व्याख्या के रूप में जो चीज़ रहेंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डाल दूंगा, वहाँ से भी उनको आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि पेपर में जो भी आना है आपका सौंदर्य बोध पर, अर्थ ग्रहण पर, विषय वस्तु पर आएगा। व्याख्या लेकिन समझना जरूरी है, और अन्य चीज़ें सभी चीज़ें आपको नोट्स के रूप में लिखे मिलेगा, और व्याख्या को ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो चलिए हम सीधे टॉपिक में आ जाते हैं। हमारे पास अवतार सिंह पास, इनका मूल नाम था अवतार सिंह संधू। ये पंजाब के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है सन 1950 पंजाब राज्य के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पहली कविता है, ये 3 लाइन यहाँ पे है, इनको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद पुनः और आगे बढ़ेंगे, इसी से संबंधित रहेगा। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे शीर्षक का नाम है सबसे खतरनाक, लेकिन यहाँ पे कवि जो है, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो खतरनाक तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, ऐसे समझाते हुए यहाँ पे अपने रचनाओं के माध्यम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मेहनत की लूट, मेहनत की लूट। मेहनत यानी होता है परिश्रम, खतरनाक यानी होता है भयानक। उसके बाद गद्दारी, ठीक है, यहाँ पे गद्दारी शब्द आया तो देश के साथ विश्वासघात करना, समाज के साथ, दोस्तों के साथ विश्वासघात करना, ये क्या कहलाता है? गद्दारी कहलाता है। उसके बाद है मुट्ठियाँ। मुट्ठी तो आप जानते हैं, लोभ यानी लालच हो गया। तो इस प्रकार से कठिन शब्दों का अर्थ भी हो गया। अब अपन सीधे व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि, कवि क्या कहता है? मेहनत अर्थात परिश्रम के बदले उनका उचित मूल्य ना मिलना, परिश्रम के बदले उनका उचित मूल्य ना मिलना, यह खतरनाक होता है। खतरनाक होता है अर्थात भयानक होता है। मेहनत की लूट, यहाँ पे मेहनत की लूट शब्द दिया है, जिसका तात्पर्य है श्रमिक का शोषण होना। जब श्रमिक को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता तो उसे मेहनत का लूट कहते हैं। जो श्रमिक को वास्तविक उनका मूल्य मिलना चाहिए, उनके श्रम का, उनके मेहनत का, अगर वो नहीं मिलता तो उसे मेहनत की लूट कहा जाता है। उसके बाद बता रहे हैं पुलिस की मार। तो यहाँ पे कवि कहता है कि पुलिस का मार पड़ना भी सबसे खतरनाक नहीं होता, पुलिस का मार पड़ता है वो भी सबसे खतरनाक नहीं होता। साथ ही साथ कहते हैं कि देश के साथ गद्दारी करना, लालच करना, ये भी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो ये 3 लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वाचन करते हैं पहले। बैठे बिठाए पकड़ जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं है। तो ये 3 लाइन को पहले देखते हैं। कवि कहते हैं कि बिना अपराध किए भी, बिना
अपराध किए भी बिना किसी कारण के बेकसूर होने के बावजूद पकड़े जाना, बेकसूर होने के बावजूद भी क्या होना, पकड़े जाना और पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया जाना बुरी बात है। कौन सी बात है? बुरी बात है, मगर सबसे खतरनाक बात नहीं है। इसी तरह अन्याय के खिलाफ चुपचाप रहना भी बहुत बुरी बात है, परंतु इस बात को भी सबसे खतरनाक नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे बैठे बिठाए ने कुछ किए भी ना। उसके बाद आपके पास बोला है सहमी सी यानी डरी हुई, है ना। ये सभी चीज़ें जो है क्या है, बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। एक बार और देख लो, कभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिना अपराध किए बिना किसी कारण के बेकसूर होते हुए भी पकड़े जाना और पुलिस द्वारा जेल में डाल देना तो बुरी है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। उसके बाद बोलते हैं कि इसी तरह अन्याय के खिलाफ चुपचाप रहना, यानी डरी सहमी सी चुप रहना, यानी कुछ भी ना बोलना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाना, यानी इसी तरह अन्याय के खिलाफ चुपचाप रहना, यह भी बुरी बात है, परंतु इस बात को भी सबसे खतरनाक नहीं माना जा सकता। अब देखते हैं नीचे की इन पंक्तियों को। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भिचक कर वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। यहाँ पे बुरा तो है बोला है और अंत में बोला है कि ये सब चीज़ें जो है सबसे खतरनाक नहीं होता। तो कवि क्या बताने का प्रयास किया है? कवि कहता है कि छल कपट के शोर में सही होते हुए भी कोई व्यक्ति दब जाए अर्थात मौन हो जाए, उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए, यह बात बुरी होती है, यह बात बुरी तो है। आगे कहते हैं कोई व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़ाई लिखाई करे, जुगनू के प्रकाश में क्या करे? पढ़ाई लिखाई करे, अर्थात सदैव ही असुविधाओं से घिरे रहे, यह बात बहुत बुरी है। जुगनू के लौ में पढ़ना अर्थात क्या है? असुविधाओं से हमेशा घिरे रहना, यह बात क्या है? यह बात भी बुरी है। आगे कवि क्या कहते हैं कि मुट्ठियाँ भिचक कर अर्थात होता है क्रोध को मन में दबाना, अपने अंदर जो क्रोध रहता है उसको मन में चुपचाप क्या कर लेना? दबा देना। तो मुट्ठियाँ भिचक कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्ति यदि अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहे और वह असल में संघर्ष ना करके केवल और केवल मुट्ठियाँ भिचक कर अपने क्रोध जो प्रकट होता है तथा परिवर्तन होने के बाद जो सोचता है, किंतु परिवर्तन के लिए वो कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, अर्थात वो उस कार्य को वो नहीं कर पाता, यह बात बुरी तो है लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं है। इन सबसे भी खतरनाक अनेक परिस्थितियां होती है जिनके बहुत खतरनाक दूरगामी परिणाम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि जो छल कपट होते हैं, छल कपट के शोर में सही होते हुए भी कोई व्यक्ति दब जाए अर्थात मौन हो जाए, उस अन्याय के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए, यह बात बहुत बुरा है। कोई व्यक्ति जुगनू के प्रकाश में पढ़ाई लिखाई करे अर्थात सदैव असुविधा से घिरे रहे, यह बात भी बुरी है, यह बात भी क्या है? बुरी है। आगे कहते हैं यदि अन्याय के विरोध में संघर्ष करना चाहे और वह
असल में संघर्ष न करके केवल अपनी मुट्ठियां भिचक कर क्रोध प्रकट करे तथा परिवर्तन होने के बाद सोचता रहे किंतु परिवर्तन के लिए कुछ भी कार्य न करे तो यह बात भी बुरी तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। इन सबसे भी खतरनाक अनेक परिस्थितियां होती है जिनके बहुत खतरनाक दूरगामी परिणाम होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये व्याख्या हुआ। व्याख्या होने के बाद इनके सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न देखते हैं। सौंदर्य बोध में मुख्यतः 4 चीज़ें पेपर में पूछी जाती, 4 में से 2। एक आपका भाव सौंदर्य, दूसरा शिल्प सौंदर्य, तीसरा आपके पास पूछा जाता है अलंकार सौंदर्य, तो कितना हो गया 3, और चौथा पूछा जाता है क्या, भाषा सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य तो प्रसंग जैसे है या जो भी हम व्याख्या किए उनका सारांश है। शिल्प सौंदर्य आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाषा सौंदर्य और अलंकार सौंदर्य देखोगे वो दोनों जो है इसी में समाहित हो जाता है। तो चलिए अपन सीधे आ जाते हैं भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि ने कुछ स्थितियों का वर्णन किया है तो जो बुरी तो है परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। किनको किनको बोला गया है, मेहनत की कमाई लूटना, पुलिस की मार, शासन के प्रति गद्दारी, लोभ करना, सही बातों का कपट के कारण दब जाना, अभाव में रहना, क्रोध को व्यक्त न करना आदि बुरी स्थितियां तो है परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। यानी जो जो चीज़ें के बारे में बोले गए हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे संक्षिप्त में आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखते हैं आपका शिल्प सौंदर्य कला सौंदर्य के अंतर्गत पहला है भाषा सौंदर्य। ये भाषा सौंदर्य जितने भी इस पाठ के कविता है सब में यही आपको लिखना है। पहला, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति, यानी खड़ी बोली का सशक्त अभिव्यक्ति यहाँ पे हुआ है। दूसरा, भाषा सरल सुबोध और प्रवाहपूर्ण है। तीसरा, उर्दू के शब्दों का सहज प्रयोग हो, यानी उर्दू के शब्द भी हमको यहाँ मिलते हैं। प्रतीकों व बिंबों का सशक्त प्रयोग हुआ है। चूंकि 3 या 2 नंबर का आता है इसलिए 4 यहाँ पे है, आसानी से आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद शैली सौंदर्य, शैली सौंदर्य में बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया गया, यहाँ पे बिंब का यूज होगा यानी बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है रस, रस यानी यहाँ पे क्या है शांत रस, तो उसमें होगा माधुर्य गुण। उसके बाद है छंद सौंदर्य, छंद सौंदर्य में मुक्त छंद यानी किसी भी छंद का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। अब अपन आ जाते हैं किसमें, अलंकार सौंदर्य। तो अनुप्रास अलंकार के रूप में यहाँ पे बैठे बिठाए और सहमी सी में, बैठे बिठाए में बाबा वर्ण की आवृत्ति और सहमी सी में सा सा वर्ण की आवृत्ति शुरू में है। उसके बाद है उपमा अलंकार यानी सहमी सी चूप, सहमी सी चूप में आपके पास उपमा अलंकार है। उसके बाद बीम का प्रयोग हुआ है कहाँ पे, मुट्ठियाँ भिचक कर बस वक्त निकाल लेना। मुट्ठियाँ, मुट्ठी शब्द बोलेगा तो आपके नज़रों में उनका दृश्य नजर आएगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा बीम है, दृश्य बीम होगा। प्रतीक का प्रयोग नहीं हुआ है। अब अपन आ जाते हैं अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न, यानी इनके अर्थ ग्रहण पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बनता है। पहला, सबसे खतरनाक नहीं होती वाक्यांश की आवृत्ति से कवि क्या कहना चाहता है। बार बार सबसे खतरनाक नहीं होती ये शब्द है, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस वाक्यांश की आवृत्ति से कवि कहना चाहता है कि समाज में अनेक स्थितियां खतरनाक है परंतु इससे भी खतरनाक स्थिति जड़ता, निष्क्रियता, प्रतिक्रियाहीनता की है। यानी आदमी जो भी चीज़ें उनके साथ घटित हो रहा है उनको चाहे तो वो रोक सकता है, उनका विरोध कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जड़ता है, निष्क्रियता है और प्रतिक्रियाहीनता है जो सबसे खतरनाक होती है। जान सुन के आप जड़ बन रहे हैं, निष्क्रिय बन रहे हैं, ये सबसे खतरनाक होती है। ये बातें यहाँ पे कही गई। दूसरा प्रश्न है, कवि ने किन किन खतरनाक स्थितियों का उल्लेख किया है। अभी भाव सौंदर्य में अपन लिखे वही चीज़ें, किन किन। पहला, मेहनत की कमाई लूटना, पुलिस की मार खाना, शासन के प्रति गद्दारी करना, लोभ करना, ठीक है, इन चीज़ों को यहाँ पे सबसे खतरनाक के रूप में उल्लेख किया है। उसके बाद है किसी जुगनू की लौ में पढ़ना क्या आशय स्पष्ट करती है। किसी जुगनू के लौ में पढ़ना अर्थात होता है साधनहीनता की स्थिति में गुजरना या गुजारा चलाना,
या सदैव ही असुविधा से घिरे रहना। बहुत बुरा है किंतु खतरनाक नहीं है, यानी असुविधा होना। ठीक है, आगे हैं, मुट्ठियाँ भिचक कर वक्त निकालने को बुरा क्यों कहा गया है। कवि ने अपने क्रोध को दबाकर टालते रहने की प्रवृत्ति को बुरा बताया है। इसमें मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, मुट्ठियाँ भिचकने ने बोला था, क्या बोला था, क्रोध को मन में दबाना। क्रोध उसके अंदर है लेकिन उसे जानबूझकर वो दबाना चाह रहा है, जो कि सबसे क्या है, खतरनाक है। अब अपन आ जाते हैं पाठ के पीछे जो विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है। इस जो कविता है, जो काव्यांश अभी व्याख्या देखें उससे रिलेटेड पहला है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना। तो कवि के अनुसार मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ सबसे अधिक खतरनाक नहीं है। इनको करते समय मनुष्य में प्रतिरोध की क्षमता विद्यमान रहती। चाहे तो मनुष्य जैसे पुलिस मार रहा है, मेहनत को लूट रहा है, तो उनका विरोध कर सकता है। यदि मनुष्य प्रयास करे तो इन सभी बुरी बातों को सुधार सकता है। अतः जहाँ बदलाव संभव है उसे सबसे खतरनाक नहीं समझा जा सकता। उनके अनुसार इससे भी अधिक खतरनाक बातें यहाँ हमारे समाज में, हमारे आसपास विद्यमान है। ठीक है, अब अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं जो इसी काव्यांश पर आधारित है। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बुरा शब्द बोलने के बजाय, यानी बुरा है बोलने के बजाय कवि ने क्या बोला है, बुरा तो है। तो यहाँ पे तो का जो प्रयोग किया है उसके आधार पर कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है ये अपने को बताना है। तो क्या है, कवि ने बैठे बिठाए पकड़े जाना, सहमी चुप में जकड़ने, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाने आदि को बुरा तो है कहा है। यहाँ पे बुरा शब्द प्रत्यक्ष आरोप लगाता है, परंतु तो लगाने से सारे जोर तो पर चला जाता है, यानी एक प्रकार से निपात है। कोई भी चीज़ को जोर देने के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे निपात शब्द तो का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि स्थितियाँ खराब अवश्य है परंतु उसमें सुधार की गुंजाइश है। साथ ही यह चेतावनी भी देता है कि अगर उन्हें नहीं सुधारा गया तो भविष्य में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो पहली कविता है उनके बारे में सब चीज़ देख लिए। अब अपन आ जाते हैं दूसरे कविता में। दूसरे कविता में हमारे पास क्या दिया है, कविता का वाचन, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। ठीक है, ये 3 लाइन को पहले देखते हैं। तो इसमें कवि क्या कहता है ये अपन देख लेते हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति। मुर्दा शांति का अर्थ होता है शमशान जैसी शांति। शमशान में जो शांति होता है अर्थात निष्क्रिय जीवन। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो जाएगा, निष्क्रिय जीवन। ना होना तड़प का सब सहन कर जाना। तो इनकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। कवि कहता है या कवि का मानना है, कवि क्या मानता है कि मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक होता है कि वह शमशान जैसी, ठीक है, शमशान जैसी शांति, शमशान जैसी शांति से भर जाए, शोषण के प्रतिकार की भावना ही मर जाए, वह मुर्दे की तरह चुपचाप, वह मुर्दे की तरह चुपचाप स्थिर एवं शांत पड़ा रहे। भले ही उसके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, उसके लिए कितनी भी परेशानी आ जाए उसके लिए बिना व्यग्र, बिना तड़प यानी होता है व्यग्र, बिना व्यग्र हुए चुपचाप सहन कर जाना खतरनाक होता है। बिना व्यग्र हुए,
बिना बेचैन हुए चुपचाप जो सहन कर लेता है वो क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे इन 4 लाइन को देखते हैं। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। इन 4 पंक्तियों को देखते हैं। यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ देखें तो कोई कठिन शब्द नहीं है। व्याख्या में क्या कहता है, कवि कहता है कि रोज केवल अपने रोजगार संबंधी कार्य के लिए घर से निकलना, यानी रोज अपने रोजगार संबंधी कार्य के लिए लोग जो है अपने घर से क्या होते हैं, निकलते हैं, और काम होने के बाद या काम के बाद अपने घर पर लौट आना यह सबसे खतरनाक होता है। यानी घर से काम के लिए निकलना, काम करने के बाद पुनः घर में वापस लौट आना यह सबसे खतरनाक होता है, ये कवि ने कहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह एक नीरस कोल्हू के बैल जैसे जीवन को बंधी बिंधाई जो दिनचर्या है, जो दैनिक कार्य है, को ही अच्छा मानना सबसे खतरनाक होता है। यानी जो काम है बस वही काम करके आ जाना, उसके बाद कुछ नहीं करना, इसको कवि ने क्या बोला है कि ये सब चीज़ सबसे खतरनाक होता है। आगे कहते हैं कि इसके साथ ही सबसे खतरनाक स्थिति यह होती है कि हमारे जो सपने होते हैं, हमारे सपनों का मर जाना, हमारे जो सपने होते हैं उनका मर जाना भी क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। अर्थात हमारी इच्छाएं, हमारी कल्पनाएं, इनका क्या हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, यानी इच्छा का मर जाना, सपनों का मर जाना, यानी हमारी इच्छा है, हमारी जो कल्पनाएं उनका समाप्त हो जाना। उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आंखों में भावी जीवन का कोई सुनहरा सपना ही ना होना सबसे खतरनाक होता है। यानी आंखों में, हमारी आंखों में जो भावी जीवन की जो हम कल्पना करते हैं, जो सपने देखते हैं, अगर वो नहीं है तो ये भी सबसे क्या है, खतरनाक है। यानी इसमें क्या बताने का प्रयास किया है, सरसरी तौर पे आपको बता देता हूँ। कभी कहता है कि रोजाना केवल अपने रोजगार संबंधी कार्य के लिए घर से निकलना, काम के बाद पुनः अपने घर पर लौटना, यह सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, अर्थात हम अपने जीवन को बंधी बंधाई दिनचर्या के आधार पे ही करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, तो ये सबसे खतरनाक है। इसके बाद ही सबसे खतरनाक स्थिति यह होती है कि हमारे सपना जो है क्या हो जाए, मर जाए, हमारे सपने मर जाए, अर्थात हमारी इच्छा, हमारी कल्पना समाप्त हो जाए, आँखों में भावी जीवन का कोई सुनहरा सपना ही ना होना सबसे खतरनाक होता है। आगे क्या कहते हैं, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। ठीक है, यहाँ पे निगाह यानी होता है दृष्टि, हमारी जो दृष्टि है वो। चलिए तो इनकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि क्या कहते हैं, कवि कहता है कि हाथ की कलाई पर बंधी हुई और चलती हुई घड़ी, हाथ की कलाई पर बंधी हुई और चलती हुई घड़ी जीवन का क्या है, हमारे जो जीवन है उसका प्रतीक है। तो यहाँ पे प्रतीक का प्रयोग हुआ है। सबसे खतरनाक दृष्टि वह होती है, सबसे खतरनाक दृष्टि यानी निगाह जो है वह होती है जो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को चलता देखकर भी यह सोचने लगे कि जीवन स्थिर है। अर्थात जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन होते हुए परिवर्तन को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। मनुष्य जो है पूरे अपने आसपास जो भी परिवर्तन होता है उनको देखकर अनदेखा कर देता है और उनके अनुसार अपने आप में बदलाव करना ना चाहे। इस प्रकार कलाई पर बंधी घड़ी भी खतरनाक होती है, अर्थात समय के साथ नहीं चलना भी सबसे खतरनाक होता है। यानी हमारे कलाई में जो घड़ी बंधी हुई है वो भी गतिशील है, यानी परिवर्तनशील है। हमारे आसपास के सभी चीज़ों में जो चीज़ें हो रही उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके बावजूद अगर हम निष्क्रिय रहें, हम कुछ भी ना करें, तो ये सबसे खतरनाक होती है, ऐसे कवि ने यहाँ पे कहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो व्याख्या देखें उससे रिलेटेड भाव सौंदर्य पर आधारित प्रश्न पहला है, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में दृष्टि के अनेक रूपों का उल्लेख किया है। ठीक है, यहाँ पे इस काव्यांश के अंतर्गत हमारी जो दृष्टि है उनके अनेक रूपों का वर्णन किया है। कवि संवेदनशीलता, परिवर्तनकारी जीवन शैली का समर्थक है या समर्थन करता है।
सबसे खतरनाक कहकर कवि उन वस्तुओं या भावों को समाज के लिए हानिकारक अनुपयोगी मानता है। कवि आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाली चिंतन शैली को धिक्कारता है। वह कट्टर विचारधारा का क्या है, विरोधी है। यानी कवि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्या बोलता है, सबसे खतरनाक कहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो बोलता है कि जैसे हमारे आत्मा की जो पुकार है उनको अनसुनी करना भी एक प्रकार से सबसे खतरनाक है। और समाज में जो कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो विरोधी है, वो भी उनका सोच भी क्या है, सबसे खतरनाक है। इन चीज़ों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। उसके बाद है शिल्प या कला सौंदर्य, जिसमें भाषा, ये तो मैं बता चुका हूँ, इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। शैली भी हो गया, रस भी हो गया। ये शब्द शक्ति में यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगा तो वहाँ पे आपके पास प्रतीक का प्रयोग होगा। छंद भी, अलंकार यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है आपके पास प्रतीक, मुर्दा शांति, सपनों का मर जाना और घड़ी, ये तीनों जो है प्रतीक के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। इधर प्रश्न में आएगा कैसे प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है, उनको हम देखेंगे। अब अपन आ जाते हैं अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार सबसे खतरनाक क्या होता है? कवि के अनुसार सबसे खतरनाक वह स्थिति होता है जब मनुष्य प्रतिक्रिया नहीं जताता, वह उत्साहहीन हो जाता है। यानी कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, उसके अंदर कोई उत्साह ही नहीं रहता। ऐसे स्थिति को कवि ने सबसे खतरनाक कहा है। उसके बाद है मुर्दा शांति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है हमारे पास, मुर्दा शांति से अभिप्राय है निष्क्रिय होना, जड़ हो जाना या प्रतिक्रिया शून्य हो जाना। मानव जीवन में जड़ता और निष्क्रियता का भाव होना, अर्थात अत्याचारों को मुख बनकर सहते जाना और कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करना, ये जो है आपका मुर्दा शांति से अभिप्राय है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, सपनों के मर जाने से क्या होता है? सपनों के मर जाने से मनुष्य की कामना, मनुष्य की इच्छा सभी समाप्त हो जाता है। वह वर्तमान से संतुष्ट रहता है। इस प्रवृत्ति से समाज में नए विचार व आविष्कार नहीं हो पाते। उसके बाद है घड़ी के माध्यम से कवि क्या कहता है? तो घड़ी समय को बताती है, वह समय की गतिशीलता दर्शाती है तथा मनुष्य को समय के अनुसार बदलने की प्रेरणा देती है। मनुष्य द्वारा स्वयं को ना बदल पाने की स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो यहाँ पे घड़ी का दो जिक्र, एक जीवन में जो परिवर्तन होता है वो, और दूसरा समय में जो परिवर्तन होता है वो बताए हैं। विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 जो आपके बुक में है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, मुर्दा शांति से भर जाना अर्थात निष्क्रिय होना, जड़ होना, प्रतिक्रिया शून्य होना। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाता, उनके मन में किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वह जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। हमारे सपनों का मर जाना का अर्थ है कुछ करने की इच्छा समाप्त होना। सपनों का मर जाने यानी कुछ करने की इच्छा हमारे अंदर ही नहीं रहता। मनुष्य कल्पना करके ही नए नए कार्य करता है तथा विकसित होता है। सपनों के मर जाने से हम यथा स्थिति को स्वीकार करके स्थिति एवं विचार शून्य हो जाते हैं। यानी मुर्दा शांति में आपको निष्क्रिय होना, जड़ होना, प्रतिक्रिया शून्य हो जाना, ये सबसे खतरनाक है। ऐसी स्थिति में रहेगा तो मान के चलिए कि ना तो वो विकास कर पाएगा और ना ही हमारा समाज। साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरा चीज़ के बारे में बोला गया है, कौन सा, हमारे सपनों का मर जाना अर्थात कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की चाहत, अभिलाषा, कुछ भी नहीं होता, ये भी हमारे लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। चलिए अब इसमें एक और प्रश्न बनता है, सपनों का मर जाना किस प्रकार खतरनाक है? ठीक है, सपने जीवन में नए रंग भरते हैं, वे मनुष्य को नया कार्य क्षेत्र देती है। जब
व्यक्ति के सपने मर जाते हैं तो उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। बिना उद्देश्य के कोई जीवन नहीं होता। इस तरह सपनों के मर जाने से व्यक्ति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यह स्थिति जीवन के लिए कभी अच्छी नहीं होती। यानी आपके अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है, कोई चीज़ को आप प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, तो आपका जीवन क्या है, व्यर्थ है, और यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। 5वां प्रश्न है आपके बुक के अनुसार, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है अपनी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्ति में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। ठीक है, यहाँ पे घड़ी शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन घड़ी की तरह चलता रहता है, वह कभी नहीं रुकता। मनुष्य की चाहत समाप्त होने पर वह जड़ हो जाता है। ये मनुष्य के अर्थों में घड़ी का अर्थ बताया। जबकि घड़ी का दूसरा अर्थ है दिनचर्या। यदि व्यक्ति समय के अनुसार स्वयं को बांध लेता है तो वह यांत्रिक हो जाते हैं, यंत्र के समान हो जाता है, वह ढर्रे पर चलता है। उनके जीवन में नया कुछ करने का अवकाश नहीं होता। यानी जैसे घड़ी कंटिन्यू अपने समय पे चलता रहता है, वो चीज़ें यहाँ पे बताया है। जबकि मनुष्य के लिए आपके जो हाथों में घड़ी हो परिवर्तनशील है, तो वैसे ही उनको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। चलिए, अब अपने पास है तीसरा, यहाँ पे वाचन करते हैं। जो तीसरा हमारे पास काव्यांश है, वाचन करने के बाद इनके अर्थों को भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया, सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र में दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर डुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों को देख लेते हैं। यहाँ पे जो आएगा जमी बर्फ, जमी बर्फ यानी होता है संवेदन शून्यता। ठीक है, संवेदन शून्यता। नज़र यानी निगाह, रोज़मर्रा यानी प्रतिदिन, लक्ष्यहीन यानी उद्देश्यहीन यानी कोई उद्देश्य नहीं, उलटफेर यानी परिवर्तन, दोहराव यानी दोहराना यानी डबल होना यानी एक प्रकार से पुनरावृत्ति होना। ठीक है, अब अपन इनके व्याख्या में आ जाते हैं। कवि कहता है सबसे खतरनाक वह आंखें होती, कवि कहता है कि जीवन में सबसे खतरनाक वह आंखें यानी वह आंख होती है जो सब कुछ देख कर भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। हमारे जीवन में सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखता है, यानी उन्हीं के सामने होता है और कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। वह केवल जमी हुई बर्फ की तरह, वह केवल जमी हुई बर्फ की तरह अर्थात देख कर भी कुछ नहीं देखती। कवि मानता है कि जिसकी दृष्टि इस संसार को प्यार भरी निगाह से देख नहीं पाती, जिसकी दृष्टि जो है इस संसार को, दुनिया यानी संसार, मोहब्बत यानी प्यार भरी दृष्टि से देख नहीं पाती, और जो अंधेपन तथा कट्टरता भरी बातों को ही सही मानकर ठहर जाती है, जो अंधेपन और कट्टरता से भरी बातों को ही मान जाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया है कि जो अंधेपन तथा कट्टरता भरी बातों को ही सही मानकर ठहर जाती है, जो रोजाना के जड़ जीवन को ही निभाती चली जाती है, जो रोजाना के जड़ जीवन को ही यानी रोजमर्रा यानी रोजाना के जड़ जीवन को ही निभाती हुई क्या हो जाती है, चली जाती है, जो दृष्टि बिना किसी उद्देश्य के, लक्ष्यहीन यानी बिना किसी उद्देश्य के रोजाना की बातों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ दोहराती है। रोजाना की जो बातें हैं उनको थोड़ी बहुत उलटफेर के साथ, बदलाव के साथ दोहराती चली जाती है। वह दृष्टि गतिहीन होती है। वह दृष्टि कैसी होती है, गतिहीन होती है, और उनके कारण जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसको रिपीट नहीं करूंगा, इधर प्रश्नों में भी और रिपीट होगा।
क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा इस कारण से। अब अपन आ जाते हैं इसमें। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगन में चढ़ता है, पर आपकी आंखों की मिर्ची की तरह नहीं गड़ता। ठीक है, तो इसमें क्या बताने का प्रयास किया है? कवि कहता है कि समाज में आए दिन नृशंस हत्याकांड होती रहती है और हर आंगन वीरान हो जाती है। यानी समाज में कुछ ऐसे तत्व लोग रहते हैं जिनके द्वारा ज़बरदस्ती लोगों की हत्या कर दी जाती है, नृशंस हत्या कर दी जाती है, और जिस घर में हत्या होती है उसका घर आंगन जो है एक प्रकार से क्या हो जाता है? वीरान हो जाता है। घर आंगन कैसा हो जाता है? वीरान हो जाता है। उन वीरान हुए घर आंगन में चांद की चांदनी रोजाना फैलती है। किसकी चांदनी? चांद की जो प्रकाश है, चांदनी जो है रोजाना फैलती है, लेकिन वह चांदनी संवेदनहीन लोगों के आंखों में मिर्च की तरह नहीं चुभती। जो संवेदनहीन लोग होते हैं उनके आंखों में वह मिर्च की तरह नहीं चुभती है। यहाँ चांद ऐसे नेताओं का प्रतीक है। यहाँ पे चांद को प्रतीक के रूप में यूज़ किया है, और हमारे देश में, हमारे समाज में चांद जो है ऐसे नेताओं का प्रतीक है जो अत्याचार, अन्याय की स्थिति को देखकर विरोध करने के बजाय शांतिदायक बातें करके वातावरण को शांत करने में सहयोग देते हैं। ऐसे नेता जो घटना वगैरह घटित होने के बाद लोगों को सांत्वना देता है, शांत रहने की बात करता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि ये नेता लोग अत्याचार, अन्याय की स्थिति को देखकर विरोध करने के बजाय शांतिदायक बातें करके वातावरण को शांत करने में सहयोग देते हैं। वे पीड़ित जन के मन में संघर्ष और न्याय, पीड़ित जन जो होते हैं उनके मन में संघर्ष और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं जगाते। यह स्थिति कवि के अनुसार सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। भाव सौंदर्य यानी प्रसंग या सारांश जैसे आपको लिखना है। इस काव्यांश में दृष्टि के अनेक रूपों का उल्लेख किया है, यानी हमारे आंखों के सामने बहुत सारे जो रूप होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया है। कवि संवेदनशील, परिवर्तनकारी जीवन शैली का समर्थन किया है, उनका समर्थक है। सबसे खतरनाक कहकर कवि उन वस्तुओं, भावों को समाज के लिए हानिकारक व अनुपयोगी मानता है। यानी हमारे आंखों के सामने, हमारी दृष्टि के सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, उनको हानिकारक मानती है। उसके बाद शिल्प या कला सौंदर्य में ये हमारे पास भाषा सौंदर्य, इनको देख चुके हैं। ये भी यहाँ पे शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा है। आगे बढ़ते हैं। छंद भी देखिए हैं। मुक्तक छंद, अलंकार चेंजेस हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे रूपक अलंकार किसमें है? अंधेपन की भाप में रूपक अलंकार, जबकि प्रतीक के रूप में जमी बर्फ होती, मोहब्बत से चूमना। ठीक है, अंधेपन, इन तीनों चीज़ों में प्रतीक का प्रयोग हुआ है। डायरेक्ट अर्थ ना बताकर प्रतीकात्मक अर्थ इनका हमें बताए। प्रश्न के उत्तरों में हमको इनकी जानकारी मिल जाएगी। अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्नों में हमारे पास क्या है? कवि कैसी आँख को खतरनाक मानता है? कवि उस आँख को खतरनाक मानता है जो अन्याय देखकर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। इस तरह से कवि मनुष्य की संवेदन शून्यता पर चोट करता है। दूसरा, दुनिया को मोहब्बत की नज़र से न चूमने वाली आँख कवि खतरनाक क्यों मानता है? ठीक है, तो दुनिया को मोहब्बत की नज़र से न चूमने वाली आँख को कवि इसलिए खतरनाक मानता है क्योंकि ऐसी नज़र में प्रेम, सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाती है। ऐसी नज़र हर वस्तु को घृणा की दृष्टि से देखता है। उसके बाद है रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति का आशय है कि वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है। दैनिक रोज काम करता है लेकिन उसमें कोई संवेदन नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं होता। ऐसे में वो क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में वो व्यक्ति जो है भटकता रहता है। आँख का अंधेपन की भाप का भाग पर दुलकना क्या कटाक्ष करता है?
इसमें कवि कहता है कि मनुष्य वस्तुओं की चाह में गलत सही कार्य करता है, वह उनकी पूर्ति की चाह में हर मूल्य को दांव पर लगा देता है। चांद किसका प्रतीक है? कवि उसे खतरनाक क्यों मानता है? चांद जो है मुख्य तौर पे अगर देखें तो आस्था और शांति का प्रतीक है। कवि उसे खतरनाक मानता है क्योंकि वह लोगों में प्रतिकार की भावना को क्या कर देता है? दबा देता है। उसके बाद है कौन सा? छठा प्रश्न, घर आंगन के वीरान होने का क्या कारण है? तो इस घर आंगन वीरान होने का कारण हत्याकांड है जो आतंक के कारण हो रहे हैं। अत्याचारों के कारण, आतंक के कारण जो हत्याकांड हो रहे हैं उसके कारण से घर आंगन क्या हो रहे हैं? वीरान हो रहे हैं। उसके बाद विषय वस्तु पर आधारित में पहला प्रश्न आपके बुक में जो छठा है वो, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद अपनी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताने का प्रयास किया है? कवि कहते हैं कि चांद सौंदर्य का प्रतीक है, परंतु हत्याकांड के बाद कोई प्राणी सौंदर्य की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि हत्या हुआ है, उसके घर में कोई मृत हुआ है, तो उसके आंखों में सौंदर्य की कल्पना तो हो ही नहीं सकती। हत्या होने पर आम व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे स्थिति में मनुष्य को चांद आनंद प्रदान करने वाली नहीं लगती। जो लोग ऐसे स्थिति में आनंद लेने की कोशिश करते हैं तो ऐसी संवेदन शून्यता वास्तव में क्या है? खतरनाक है। ठीक है, चलिए यहीं तक देखेंगे और आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम इनके अगले भाग यानी जो चौथा पार्ट है उनको हम देखेंगे। यहाँ से चौथा और पांचवा 2 और बचेगा और जो क्वेश्चन आंसर और बचे हैं उनको भी यहाँ से हम क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा वीडियो भी जल्दी डाल दिया जाएगा, उनको भी आप जाके देख लेना।